हेलो आर्टियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं डे 13 में चैप्टर 3 केमिकल कैलकुलेशन का टेस्ट। ये स्टडी मटेरियल एक पेड वर्जन है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बाद में डिस्कस करता हूँ। चलिए टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। आज डे 13 में इस केमिकल कैलकुलेशन पे जो टेस्ट होगा वो इन कंटेंट्स को कवर करते हुए, ये जो पेड नोट है ये इन कंटेंट्स को कवर करता है। इसके बारे में ये पेड नोट आप कैसे पा सकते हैं वो सब मैं बाद में डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ। फिलहाल स्टार्ट करते हैं टेस्ट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए बच्चों, आप लोग रेडी हैं? एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन के आंसर्स को भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। आपको पता है किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को अगर मैं m लूं और उसकी एनर्जी को E लूं, c अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो E इज इक्वल्स टू mc² क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये एक बहुत ही कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैं इसे अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है और क्यों है ये भी बताता हूँ। पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या यहाँ पर मास के कंजर्वेशन की बात हो रही है? आंसर है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें यह बताया जाता है कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये तो वो थ्योरी बताती नहीं है, बल्कि यहाँ तो हमें ई और एम के बीच का रिलेशन यानी एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन बताया जा रहा है। तो क्या हम इसे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं या सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सेम वे में कहती है, एनर्जी को भी ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ई और एम का यहाँ कन्वर्जन बताया जा रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन होता है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है। तो क्यों ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, क्यों ये थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन है, इसका आंसर मैं दूं। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन में उन्होंने ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर की बात की थी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर की बात है। तो फिर क्यों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है? क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें स्पेशल थ्योरी और एक जनरल थ्योरी की बात की गई थी। ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर दोनों में से एक को कवर करती है, ना ही कि दोनों को। इसलिए इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन कहना मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब ये मेरा क्लेम है, अगर आपके किसी टीचर से आपको बात करने के बाद उनका क्लेम चेंज करते हैं, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके टीचर का कहना है कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और ये इसका ये रीजन वो सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली एक कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पार्ट होने की वजह से ये सिर्फ एक पार्ट को कवर करता है। मैं इसे थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन बुलाऊंगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए आपको यह समझना होगा कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है वो होता है 16। क्लियर? तो आपके पास कितना दिया गया है? 0.5, यानी ठीक उसका हाफ दिया गया है। तो 16 सॉरी, मैंने गलती कर दी, 16 इंटू 2, बिकॉज ऑक्सीजन गैस की बात की जा रही है तो O2 हो जाएगा हमारे पास। O2 होता है ऑक्सीजन। तो ये होगा 32। तो 32 का ठीक हाफ कितना होता है? 16। तो यहां पर आंसर हमारे पास 16 ग्राम आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन की बात की गई है, ऑक्सीजन गैस, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल की बात की गई है, O2 की बात की गई है, ना कि O ऑक्सीजन की। क्लियर? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का रिलेशन पढ़ा था, याद है? वेपर डेंसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम 2 टाइम्स करते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास को अगर आप हाफ करें या वेपर डेंसिटी को ट्वाइस करें तब वो दोनों इक्वल हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मैटर को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, यानी कि मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता, मास क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये थ्योरी किसकी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार साइंटिस्ट का नाम है, रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टाइन और लेवेजियर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनमें से रदरफोर्ड का नाम इस्तेमाल होता है जब हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा। डाल्टन का नाम पढ़ा था एटम के प्रिंसिपल के बारे में कि एटम फर्दर डिविजिबल नहीं है। आइंस्टाइन को ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर के लिए जानते हैं। लेवेजियर सबसे कम बच्चों को जानते हैं, सबसे कम लोगों को जानते हैं इसके बारे में। आपको पता है लेवेजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, और उन्होंने ही सबसे पहले हमें ये थ्योरी बताई थी कि मास को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है लेवेजियर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which scientist propounded the relationship between mass and energy। अब इसका आंसर आई थिंक सबको पता चल चुका होगा कि ये आइंस्टाइन थे जिन्होंने मास एनर्जी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया था, यानी मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सिक्स क्वेश्चन हमारा है वो है, द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था आइंस्टाइन की थ्योरी में, E इक्वल्स टू
mc²। तो ये वो फॉर्मूला है जिसमें आप मास एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ लिटिल यूनिक क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल गेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना रिएक्टेंट आप लेने पर कितना प्रोडक्ट बनेगा। इट्स कैलकुलेशन आर डन इन विच, तो इनमें से चारों में से किस में ये किया जाता है। देखिए लाइफ साइंस तो नहीं हो सकता, केमिस्ट्री में तो किया जाता है, स्टोइकियोमेट्री दिया गया है और मॉलिक्यूलर मोशन दिया गया है। इसका सही आंसर है स्टोइकियोमेट्री। अब बहुत सारे बच्चे स्टोइकियोमेट्री को समझते ही नहीं है। देखिए स्टोइकियोमेट्री मैथमेटिक्स के केमिस्ट्री की उस ब्रांच के साथ डिस्कस करता है जहां पर केमिकल रिएक्शन के पहले जो कोफिशिएंट इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात करता है। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली आपको ये बताता है कि आप कितना रिएक्टेंट लोगे, कितने क्वांटिटी में, कितने मास में, कि आपको कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है। आप लोगों को अगर हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद हो तो 2017 का जो आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जो ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास रिएक्टेंट का मास दे दिया गया है और प्रोडक्ट का मास सब कुछ बता दिया गया है। रिएक्टेंट में एक मिसिंग था, उसे निकालिए। हम लोगों ने उसे स्टोइकियोमेट्रिक के कोफिशिएंट्स के बेसिस पर ही निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O कितना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन के बारे में जानना पड़ेगा जिसका 1 है, ऑक्सीजन के बारे में जानना पड़ेगा जिसका 16 है। ये एटॉमिक मासेस है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके 2 + 16 18 होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 18 नंबर ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस एमसीक्यू के ब्रांच में से। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4 वो कितना है। तो देखिए इसके लिए आपको कार्बन और हाइड्रोजन पता होना चाहिए। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 × 4 4 और कार्बन 12 16, तो टोटल हो जाता है इसका सही आंसर 16 ग्राम्स। क्लियर। यहाँ पर हम सभी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेट इज मोर, हुज वेट इज मोर, 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इनमें से वेट किसका ज्यादा है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है। आप जब कैलकुलेशन में देखेंगे, इन सारे वैल्यूज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोडियम का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। क्लियर। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और अराउंड 20 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। मैं इस पूरे क्वेश्चन सीरीज को आपको पता है डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ आ रहा हूँ। अब मैं आपको इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि 1 मार्क्स बताऊं, चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप ये नोट पाना चाहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए 2 उपाय है। पहला कि आप इसके पेड वर्जन को परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप सारे नोट्स की बात करें, 11 क्वेश्चन है जो हमारे 3 मार्क्स के आते हैं, 20 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के हैं, और अराउंड 5 और 10 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में से है। सॉरी, एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन वहां से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सजेशन है, जो हर एक बच्चे को जरूर पता होनी चाहिए इस चैप्टर से अगर वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस नोट को पेड में परचेज कर लें, बेस्ट होगा आपके लिए। बट इन केस अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है। पेड अगर परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे कैसे क्या प्रोसेस होगी डाउनलोड करने की। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मुझे इस नोट का सिर्फ फ्री वर्जन देखना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर सारी चीजें हम डिटेल्स में बताते हैं। क्लियर। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप इसके 1 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 1 मार्क्स में पहला क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। पता है नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास जो है 14, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा N2। डायटोमिक होता है नाइट्रोजन, हमें पता है N2 लिखते हैं, यानी कि डायटोमिक होता है, इसलिए 2 इस्तेमाल होंगे नाइट्रोजन के एटम्स, यानी कि टोटल हो गया 28 ग्राम्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 2.24 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर दे दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का 2.24 लीटर का मास कितना होगा। अब इसके लिए आपको पहले इसका मॉलिक्यूलर मास जानना पड़ेगा। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 12, ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन का है 16। 16 कितना इस्तेमाल हो रहा है 2, तो 32 + 12 यानी कि 44। तो 44 ग्राम अगर आपके पास क्वांटिटी है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 22.4 लीटर। ये हम लोगों ने अपनी थ्योरी में पढ़ा था, याद है आप लोगों को। 1 मोल इतना ग्राम का हुआ और 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो इतने ग्राम का वॉल्यूम इतना हो गया, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2.24 लीटर है, राइट। तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्वांटिटी जो है ये 10 से डिवाइड हुई है, तो इधर भी 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 4.4 ग्राम्स। अंडरस्टूड। 4.4 ग्राम्स हो गया इसका सही आंसर। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन वाटर के लिए है। वाटर में लेकिन मास नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है।
तो देखिए आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए 18 होता है। H2O को हम लोग फिर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं चाहे तो। H2O हमारे पास है, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना होता है 1, ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है 16, तो टोटल हो गया 18। 18 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास देखा गया है कि होता है 1 मोल, यानी कि 1 मोल पे हमारे पास इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पर 22 क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए ये 10 से डिवाइड हुआ है, 18 ग्राम नहीं देके 1.8 ग्राम दिया है, इसीलिए वो 10 से डिवाइड करके कम करके लिखा गया है, एक जीरो कम किया गया है, तो 10⁻22 हो गया है। समझ आया? अगला क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी। अगर एसटीपी पे आपको कोई गैस दिया जाए तो उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होगा? आपको पता है ना 22.4 लीटर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। चलिए फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज मोल। हम मोल में मेजर करते हैं ना, किस फिजिकल क्वांटिटी को मोल में मेजर करते हैं? आंसर है हम किसी सब्सटेंस को के मेजरमेंट को मोल में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ सब्सटेंस इज मोल। ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे आंसर दे पाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए। तो ये रहेगा हमारा आज का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन सीरीज में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये पेड वर्जन है, आप इसे परचेज कर लें, या फिर फ्री वर्जन में ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं उन्हें पढ़ लें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं www.ramadantutorial.com। यहाँ जाने पर आपको हमारे पूरे नोट के बारे में पता चलेगा, और फ्री नोट का जो वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर को। थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन का 1 शॉट, कल डे 14 से। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।